हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह ईएनटी स्पेशलिस्ट आज आपसे बात करने वाला हूँ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के बारे में, जो कि एक प्रकार का डेफनेस है, मतलब बहरापन। बहुत लोग इसके बारे में समझ नहीं पाते हैं यार, ये क्या बीमारी है और हमारे परिवार में या हमारे घर के किसी सदस्य को ऐसी प्रॉब्लम कैसे हो गई, इसका क्या कुछ आयुर्वेद में इलाज है या नहीं, हम लोग अपने लेवल पे इसको ठीक कर सकते हैं या नहीं, या फिर ये एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो वो सब चेक करने के लिए हमें पहले इसको जानना पड़ेगा, पहले इसके बारे में समझना पड़ेगा कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस आखिर क्या बीमारी है, कैसे होती है, क्यों होती है, इस बीमारी के लक्षण क्या है, इस बीमारी का उपचार क्या है। तो आज हम इन सब विषयों पर बात करने वाले हैं। तो हम एक एक चीज के बारे में समझते हैं तो इस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा समझ पाएंगे। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, सेंसरी का मतलब है जो हमारे इनर ईयर का सेंसरी पार्ट है, दैट इज कॉक्लिया। अगर कॉक्लिया वाले पार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम है, हेयर सेल्स डैमेज हैं, कुछ ट्रॉमा है, कुछ और अन्य रीजन की वजह से सेंसरी पार्ट में प्रॉब्लम है, तो ये भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में कंसिडर किया जाएगा। फर्स्ट थिंग। देन सेकंड थिंग, अगर सेंसरी के बाद न्यूरल जो पार्ट है, अब न्यूरल पार्ट में क्या क्या आता है, हमारी वो नर्व जो ब्रेन इम्पल्सेस को इनर ईयर से ब्रेन में लेकर जाती है और ब्रेन से वापस रिस्पॉन्स आता है कि हाँ अब मुझे इतना सुनना है या ये सुनना है। वो रिस्पॉन्स जब वापस आता है तो वो जो नर्व है जो ट्रांसमीटर का काम करती है, उस नर्व में पूरे उसके चैनल में पूरे पाथवे में अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो है न्यूरल। तो ऐसा करके ये दो वर्ड जोड़कर बना सेंसरी न्यूरल, ये दोनों शब्द मिलकर उस बीमारी से संबंधित अगर रोग पैदा करते हैं तो उसे हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। मतलब सेंसरी या न्यूरल, इन दोनों में किसी भी एक पार्ट में भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में कंसीडर करेंगे। अभी होने की कारण क्या क्या है, किस किस वजह से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले कॉमन बेसिक चीजें देखते हैं। सबसे पहले सबसे कॉमन है जेनेटिक। ये जेनेटिक भी हो सकता है, अगर घर में किसी को है या मम्मी पापा को है तो ये उनके थ्रू अपने बच्चों में भी हो सकता है। और इसका पता 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जब बच्चा बोलने लगता है, सुनने लगता है, तब समझ में आता है, तब हमको पता चलता है कि हाँ इस बच्चे को प्रॉब्लम है, और फिर डॉक्टर को दिखाया जाता है और तब पता चलता है कि हाँ हमारे बच्चे को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मिला है। दूसरी क्या प्रॉब्लम, दूसरा कैसे हो सकता है कि आपने बहुत बार फील किया होगा या जिनके हुआ है वो इसको अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे कि हमारे घर में एक बच्चा था या बेबी है, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन उसको फीवर हुआ या 2-4 दिन उसको फीवर चला, फीवर चलने के बाद सडन उसको हियरिंग लॉस होने लगा, उसकी हियरिंग में चेंजेस आने लगे, और हमने थोड़े टाइम के बाद चेक कराया तो उसकी हियरिंग डिक्रीज होती गई, और जब चेक कराया तो उसमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस डायग्नोस हुआ। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। इसका जनरली रीज़न हम लोग मान सकते हैं कि उसको कुछ वायरल इन्फेक्शन या कुछ वायरल डिजीज हुई है, उसके थ्रू सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है, जिसको हम शॉर्ट में SNHL बोलते हैं। थर्ड क्या हो सकता है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन, वायरल डिजीज, वायरल इन्फेक्शन जो कि इनर ईयर में हुआ, या कोई वायरल डिजीज हुई, या कोई किसी मेडिसिन का टॉक्सिक इफेक्ट अगर मिलता है या मिला है उस पेशेंट को, तो भी SNHL हो सकता है, उसको कंसिडर किया जा सकता है। अदर देन उसके अलावा एक एज के बाद, जो कि हम लोग जनरली देखते हैं, वो 50 वो 60 के बाद भी SNHL ड्यू टू बॉडी के जो चेंजेस आते हैं उनकी वजह से भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस SNHL ओल्ड एज के लोगों में जनरली देखने को मिलता है। लेकिन अगर उससे पहले मिला है तो वो प्रॉब्लम वाली बात है, वरना बॉडी के चेंजेस आफ्टर 60 जनरली देखने को मिलते ही हैं, ऐसा होता ही है उस एज में। ठीक है, और अदर देन क्या हो सकता है, कुछ ट्रोमा हुआ हो, कुछ इनर ईयर पैथोलॉजी हो, कुछ इनर ईयर कुछ बड़ी डिजीज, बड़ा इन्फेक्शन हुआ हो, जिसकी वजह से जिसने सेंसरी या न्यूरल पार्ट में इफेक्ट किया और डैमेज किया उस पार्ट को, तो SNHL कंडीशन मिल सकती है। अब इसकी जांच कैसे करेंगे, इसका पता कैसे करेंगे कि ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। अगर बच्चा छोटा है तो छोटा बच्चा तो रेस्पॉन्स दे नहीं सकता, उसके लिए एक रिपोर्ट करवाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं BERA, BERA, ब्रेन इवोक्ड रेस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। उसके थ्रू बच्चों में इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। और
जो बच्चे रिस्पॉन्स दे सकते हैं उनके लिए रिपोर्ट करवाई जाती है ऑडियोमेट्री, जिसे हम बोलते हैं प्योर टोन ऑडियोमेट्री। उसमें हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप का हियरिंग लॉस है, और SNHL भी उसी में आसानी से पता किया जा सकता है। अगर ये बीमारी किसी को मिलती है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें SNHL कंजेनिटल की, कि अगर कंजेनिटल मतलब बच्चों में अगर ये जन्मजात बीमारी मिल रही है तो क्या होगा। सामान्यतः शरीर का एक जनरल फिनोमिना है कि जो बच्चा वातावरण में देखता है, सुनता है, वही सब बच्चा बोलता भी है। लेकिन बच्चे को यहाँ बचपन से पैदाइशी होते ही SNHL है, तो बच्चे ने कुछ सुना नहीं। जो सुन नहीं सकता, जो सुन नहीं पाएगा, वो बोलेगा क्या। इसीलिए बच्चा अगर सुन नहीं पाएगा तो उसको बचपन से ही बोलने में भी उतनी ही प्रॉब्लम होगी, और साथ में वो बोलने में भी प्रॉब्लम होगा, समस्या होगी। अगर बड़े लोगों में या एडल्ट लोगों में ऐसा मिलता है कि उनको SNHL हुआ है अबोव 50 अबोव 60, तो उनकी स्पीच तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी सुना और बोला है, तो उनकी स्पीच तो ठीक रहेगी, लेकिन उनकी हियरिंग में ही इश्यू होगा। बस वो एक कान में भी हो सकता है और दोनों कान में भी हो सकता है। अगर हम बात करें बीच की एज की, टीनेजर्स या यंगर्स की बात करते हैं, और उनमें अगर सडन SNHL हुआ है तो कुछ टाइम तक तो उनका स्पीच ठीक रहेगा, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के बाद, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने बहुत पेशेंट्स में देखा है, उसके बाद कुछ लोगों में चेंजेस आने लगते हैं, और उनकी हियरिंग में तो प्रॉब्लम है ही, साथ में उनकी स्पीच में भी प्रॉब्लम आने लगती है। धीरे धीरे करके उनके वर्ड्स जो पहले क्लियर थे उनमें बबलिंग होने लगती है, वो थोड़ा अटक कर रुक कर बोलने लगते हैं, ऐसी समस्या होना स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल रहता है हम एज आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है, क्या आयुर्वेद में किसी प्रक्रिया या किसी मेडिसिन के थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ऐसे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, वो ओवरऑल सभी जगह दिखाकर आते हैं अंत में हमारे पास कि सर आप बताइए इसका कुछ कर सकते हैं या नहीं। तो मेरा मानना तो ये है, सबसे पहले अगर आपको पता लगता है तो तुरंत आपको चिकित्सक को दिखाना चाहिए और सभी जांचें करानी चाहिए, और जो भी एज सून एज पॉसिबल मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं वो करनी चाहिए। आफ्टर ऑल इन्वेस्टिगेशन और आफ्टर कंफर्म डायग्नोसिस जो कर सकते हैं वो सब करना चाहिए। उसके बाद आयुर्वेद में हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, जो मैंने खुद भी बहुत सारे इस प्रकार की बीमारी के पेशेंट्स देखे हैं, और उनका कईयों का ट्रीटमेंट चल रहा है और कईयों का ट्रीटमेंट किया भी है। आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जिनके थ्रू हम इस कंडीशन का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कर्णपूरण, नस्य, शिरोधारा, ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक थेरेपियां हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम इन रोगों का उपचार करते हैं। और बहुत हद तक अगर ये थेरेपी टाइम टू टाइम पेशेंट लेता है, टाइम टू टाइम अगर जैसा जैसा पेशेंट को समझाया जाता है, अगर वैसे वैसे वो दवा लेता है, तो बहुत हद तक इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। और हम लोग बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखकर ट्रीटमेंट करते हैं। तो बहुत बार मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि इसका मुझे खुद को देखने को मिला है, मैंने कई पेशेंट ऐसे ट्रीट किए हैं जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ऐसा अगर आप चाहें तो आप किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को जिनका इस रोग में स्पेशलाइजेशन है उनको दिखा सकते हैं, उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं।